Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. भाग 2. The beginning of American work. अमेरिका में कार्य की शुरुआत. स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने. अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब आगे की गाथा सुनते हैं. जय स्वामी विवेकानंद. एपिसोड 2. क्रमशः. स्वामी जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें योगाभ्यास के पीछे के मनोविज्ञान और उसके तर्कशास्त्र को समझने में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की. वे अपने और अपने शिष्यों के अभ्यासों के सावधान विश्लेषक थे. उनका परामर्श था, हर वस्तु को तर्क की कसौटी पर परखें. जबकि स्वामी जी के निकटतम शिष्य धार्मिक अध्ययन के अकादमिक पक्ष की अपेक्षा आध्यात्मिक पक्ष में अधिक रुचि रखते थे. उनके तंत्रिका तंत्र की शारीरिक संरचना और इसे मस्तिष्क से जोड़ने वाले विवरणों, मानसिक अवस्थाओं तथा तंत्रिका परिवर्तनों के बीच संबंधों पर दिए गए स्वामी जी के वक्तव्यों ने कई प्रमुख अमेरिकी चिकित्सकों और शरीर विज्ञानी का ध्यान आकर्षित किया. इनमें से कई विशेषज्ञ उनके सिद्धांतों के समर्थक बने और उन्होंने यह स्वीकार किया कि यद्यपि उनके वक्तव्य निर्भीक थे, फिर भी वे शरीर के कार्यों के संबंध में ऐसे विचार प्रस्तुत करते थे जो गहन अध्ययन के योग्य थे. स्वामी जी का यह दावा कि ध्यान मानव क्षमताओं के विस्तार और विकास को उत्प्रेरित करता है और अब तक चमत्कारी घटनाओं के रूप में माने जाने वाले परामानवीय अनुभवों को जन्म देता है, प्रमुख अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय बन गया. विशेष रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विलियम जेम्स ने उनके विचारों में गहरी रुचि दिखाई. स्वामी विवेकानंद ने 33rd स्ट्रीट स्थित अपने निवास पर दैनिक कक्षाएं आयोजित करने के साथ साथ समय समय पर अन्य स्थानों पर भी छोटे छोटे समूहों को संबोधित किया. उदाहरण के लिए फरवरी 1895 में उन्हें मिस कॉर्बिन के घर पर कक्षाएं लेने के लिए आमंत्रित किया गया. मिस कॉर्बिन श्री ऑस्टिन कॉर्बिन की बेटी थी, जो एक धनी और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित रेलवे व्यवसायी. 18 फरवरी को स्वामी जी ने श्रीमती हाले को लिखा, यहाँ एक बहुत अमीर रेलवे सज्जन जिन्हें श्री कॉर्बिन कहते हैं. उनकी इकलौती बेटी मिस कॉर्बिन मुझ में बहुत रुचि रखती है और यद्यपि वह 400 क्लब की अग्रणी सदस्यों में से एक हैं, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान और एक प्रकार से आध्यात्मिक भी है. उनके बैठक खाने के पीछे एक लंबा बगीचा है जिसमें हर प्रकार के तार के पेड़, बैठने की व्यवस्था और बिजली की रोशनी है. अगले सप्ताह मैं वहां लगभग 20 धनाढ्यों की एक छोटी सी कक्षा लूंगा. हालांकि मिस कॉर्बिन के कक्षाओं में स्वामी जी केवल कुछ हफ्तों तक ही गए. उन्होंने ना तो अमीरों के प्रति झुकाव रखा, ना ही गरीबों के प्रति पक्षपात. वे केवल अपने शिष्यों की गंभीरता और सच्ची लगन को महत्व देते थे. उन्होंने महसूस किया कि इस गुण की मौजूदगी उनके अपने साधारण निवास स्थान पर आने वालों में अधिक थी, बजाय उन धनवान लोगों के जो मिस कॉर्बिन के यहाँ आते थे. 21 मार्च को उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, मैं पिछले शनिवार 16 मार्च को मिस कॉर्बिन के पास गया और उन्हें बताया कि मैं अब कक्षाएं लेने नहीं आ पाऊंगा.
क्या कभी विश्व के इतिहास में कोई बड़ा काम अमीरों द्वारा हुआ है? यह हृदय और मस्तिष्क है जो हमेशा और हर समय महान कार्य करते हैं, ना कि धन। संभव है कि स्वामी जी ने अन्य स्थानों पर भी कक्षाएं ली। 10 अप्रैल को उन्होंने श्री फ्रांसिस लेगेट को लिखा। अगले दिन के एक निमंत्रण के लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। कल मेरी कक्षा मिस एंड्रयूज के घर पर 40 वेस्ट 9th स्ट्रीट पर है। मिस एंड्रयूज मुझसे मिलने आई और कहा कि वह कक्षा को रोक नहीं सकती और ना ही उसके 50-60 सदस्यों को इसके बारे में तुरंत सूचित कर सकती है। स्वामी जी ने अपनी कक्षाओं के अलावा समय समय पर न्यूयॉर्क में सार्वजनिक व्याख्यान भी दिए। प्रारंभ में, जैसा कि उन्होंने श्रीमती बुल को लिखा, ये व्याख्यान उनके निवास स्थान के भूतल के बड़े कमरों में आयोजित किए जाते थे। फरवरी और मार्च में उन्होंने वेदांत दर्शन पर 2 बार व्याख्यान दिया, जो श्रीमती A.L. बार्बर के घर 871 5th एवेन्यू पर आयोजित हुआ। इन व्याख्यानों को स्वामी जी ने बार्बर हाउस व्याख्यान कहा और ये श्रीमती बुल की देखरेख में आयोजित एक विविध व्याख्यान श्रृंखला का हिस्सा थे। ये व्याख्यान मुख्यतः निजी और निमंत्रण आधारित थे। स्वामी जी ने सार्वजनिक सभाओं में भी व्याख्यान दिया, विशेष रूप से न्यूयॉर्क के पीपल्स चर्च, जिसे डिक्सन सोसाइटी भी कहा जाता है। इस चर्च के प्रगतिशील नेता रेवरेंड थॉमस डिक्सन ने हाल ही में एक रूढ़िवादी बैप्टिस्ट पादरी पद से इस्तीफा देकर एक स्वतंत्र चर्च की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य एक व्यापक और लोकप्रिय मंच प्रदान करना था। स्वामी जी को हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट के मेटाफिजिकल सोसाइटी में भी व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और 8 मार्च को आत्मा और ईश्वर पर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान के बारे में हार्टफोर्ड डेली टाइम्स ने लिखा, उनके व्याख्यान मसीह के उपदेशों से अधिक सामंजस्यपूर्ण है जितना कि कई तथाकथित ईसाइयों के उपदेश। उनकी व्यापक उदारता सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों को अपने में समाहित कर लेती है। कल रात की उनकी सरलता भरी बातचीत अत्यंत आकर्षक थी। मई में और शायद अप्रैल में भी स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के 64 मेडिसन एवेन्यू स्थित मोट्स मेमोरियल बिल्डिंग, जो एक छोटा सा सभागार था, वहां व्याख्यान दिया। इन व्याख्यानों में से केवल 2 शीर्षक ज्ञात हैं। पहला धर्म का विज्ञान और दूसरा योग का तर्कसंगत आधार। स्वामी जी ने 1895 की शुरुआत में कई अन्य सार्वजनिक व्याख्यान दिए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने 18 फरवरी को श्रीमती हाले को लिखा, न्यूयॉर्क में मैंने कई व्याख्यानों की योजना बनाई है, जिन्हें मैं समय आने पर दूंगा। दुर्भाग्यवश उस समय के उनके किसी भी सार्वजनिक या निजी व्याख्यान के सटीक रिकॉर्ड या नोट्स उपलब्ध नहीं। फिर भी उनके व्याख्यान और उनकी कक्षाएं उन लोगों की स्मृतियों में जीवित रही जिन्होंने उन्हें सुना। मिस ग्लेन, जो बाद में बहन देव माता के रूप में जानी गई, उन्होंने अपने लेख इंडिया एंड इंडियंस की यादें में स्वामी विवेकानंद को पहली बार सुनने का अनुभव साझा किया। यह समय संभवतः 1895 के बसंत का था। एक दिन जब मैं मेडिसन एवेन्यू पर टहल रही थी,
मैंने हॉल ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की खिड़की में एक साधारण सा संकेत देखा जिस पर लिखा था, अगले रविवार दोपहर 3 बजे स्वामी विवेकानंद यहाँ वेदांत क्या है विषय पर व्याख्यान देंगे और उसके अगले रविवार योग क्या है विषय पर। मैं 3 बजे से 20 मिनट पहले हॉल पहुंची। हॉल पहले ही आधा भर चुका था। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं था। एक लंबा सकरा कमरा जिसमें एक गलियारा और दीवार तक पहुंचने वाली बेंचें थी। दूर एक कम ऊंचाई का मंच जिस पर एक पढ़ने की मेज और कुर्सी रखी थी। पीछे की ओर सीढ़ियां थी। हॉल दूसरी मंजिल पर था और वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही सीढ़ियां थी जिनका उपयोग श्रोता और वक्ता दोनों को करना पड़ता था। जब 3 बज गए, हॉल, सीढ़ियां, खिड़की के किनारे, रेलिंग सभी अपनी अधिकतम क्षमता तक भर चुके थे। यहां तक कि नीचे खड़े कई लोग ऊपर से आने वाले शब्दों की हल्की सी गूंज सुनने की उम्मीद में वहां खड़े थे। अचानक सन्नाटा छा गया। सीढ़ियों पर एक शांत कदमों की आहट हुई और स्वामी विवेकानंद अपने पूर्ण गौरव के साथ गलियारे से मंच की ओर बढ़े। उन्होंने बोलना शुरू किया और स्मृति, समय, स्थान, लोग सभी गायब हो गए। केवल एक गूंजती हुई आवाज सुनने में गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे एक द्वार खुल गया हो और मैं एक ऐसे मार्ग पर निकल गई हूं जो असीम उपलब्धि की ओर ले जाता है। अंत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस मार्ग की संभावना वक्ता के विचार और उनके व्यक्तित्व में झलक रही थी। वह वहां खड़े थे, अनंत के दृष्टा। एक खाली हॉल की खामोशी ने मुझे फिर से वास्तविकता में ला दिया। हर कोई जा चुका था सिवाय स्वामी जी और मंच के पास खड़े 2 अन्य लोगों के। बाद में मुझे पता चला कि वे श्री और श्रीमती गुडैयर थे जो स्वामी जी के उत्साही अनुयायी थे। श्री गुडैयर ने सभाओं में घोषणाएं की थी। स्वामी विवेकानंद के श्रोताओं को अक्सर ऐसा लगता था कि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि को ढकने वाले पर्दे हटा दिए गए हैं और स्वामी जी उनके समक्ष आत्मा के सच्चे ज्ञानी के रूप में खड़े। उनके व्याख्यानों के इस काल की गहराई पूर्ण छाप के बारे में लिखने वालों प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री एला व्हीलर विलकॉक्स भी शामिल थे। 1895 के किसी शुरुआती महीने में स्वामी विवेकानंद से अपनी भेंट का उल्लेख करते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिकन के 26 मई 1907 के अंक में लिखा, 12 वर्ष पहले एक शाम मुझे यह संजोगवश पता चला कि न्यूयॉर्क में मेरे घर से 1 ब्लॉक दूर भारत के एक दर्शन शास्त्र के शिक्षक स्वामी विवेकानंद व्याख्यान देने वाले हैं। हम जिज्ञासावश गए, मैं और वह व्यक्ति जिसका नाम मैं धारण करती, और श्रोताओं के बीच पहुंचने के 10 मिनट के भीतर ही हमने स्वयं को इतनी दुर्लभ, इतने प्राणवान और इतनी अद्भुत भावना में उठते हुए पाया कि हम व्याख्यान के अंत तक
मंत्रमुग्ध और लगभग निश्वास होकर बैठे रहे। जब व्याख्यान समाप्त हुआ तो हम जीवन की दैनिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए नए साहस, नई आशा, नई शक्ति और नए विश्वास के साथ बाहर निकले। यही वह दर्शन, यही वह ईश्वर की अवधारणा और यही वह धर्म है जिसकी मैं लंबे समय से तलाश कर रहा था, उन्होंने कहा। इसके बाद महीनों तक वे मेरे साथ स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान सुनने गए, जहां वे प्राचीन धर्म की व्याख्या करते और अपने अद्भुत मस्तिष्क से सत्य के रत्न और शक्ति के विचार प्रस्तुत करते। वह आर्थिक आपदाओं की भयानक सर्दी का समय था, जब बैंक डूब रहे थे, शेयर टूटे हुए गुब्बारों की तरह गिर रहे थे और व्यापारी निराशा की गहरी घाटियों से गुजर रहे थे। पूरा संसार अस्त व्यस्त प्रतीत हो रहा था। एक ऐसा समय, कभी कभी चिंता और बेचैनी में बीती रातों के बाद वह व्यक्ति मेरे साथ स्वामी जी के व्याख्यान सुनने जाता। व्याख्यान के बाद वह सर्दियों के अंधकार में मुस्कुराते हुए सड़क पर चलता और कहता, सब ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं अपने कर्तव्यों और सुखों की ओर उसी आत्मिक ऊंचाई और विस्तृत दृष्टिकोण के साथ लौट जाती। जब कोई भी दर्शन या धर्म इस तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण युग में मनुष्यों के लिए यह कर सकता है और इसके साथ ही ईश्वर में उनकी आस्था को बढ़ाता है, उनकी सहानुभूति को प्रबल करता है, आने वाले जीवन के विचार में एक आश्वस्त खुशी देता है, तो वह धर्म सचमुच महान और उपयोगी है। पश्चिमी जगत की जीवन धारा ने स्वामी विवेकानंद को गहराई से आकर्षित किया। जब उनका समय ध्यान, निजी या सामूहिक शिक्षाओं, व्याख्यानों या विभिन्न पत्रों का उत्तर देने में व्यतीत नहीं होता था, तो वे सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में संलग्न रहते, जिसे वे आत्मिक दृष्टिकोण से समझने और प्रस्तुत करने में सक्षम थे। इस प्रकार दिन ब दिन न्यूयॉर्क के व्यस्त महानगर के बीच रहते हुए स्वामी जी लगातार एक गहन आत्मस्मरण और गहरे बौद्धिक कार्य के वातावरण में बने रहे। यह तथ्य कि उन्होंने अपने पश्चिमी जीवन के दौरान ध्यान की आदत को बनाए रखा असाधारण था, क्योंकि विघ्नों की संख्या अनगिनत थी। फिर भी उन्हें उनके न्यूयॉर्क निवास में सुबह या शाम की शांति या गहरी रात में ध्यान में लीन देखा जा सकता था। ध्यान के अभ्यास और ध्यान मग्न अवस्थाओं के अलावा वे अक्सर बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए प्रतीत होते। उनके चेहरे पर अक्सर एक दूरदृष्टि का भाव आ जाता, जो यह दर्शाता कि उनका मन सभी सांसारिक चिंताओं से पीछे हटकर परम सत्य के चिंतन में डूबा हुआ है। जब उनके आसपास के लोग जीवंत बातचीत में व्यस्त होते, तो यह देखा जाता कि उनकी आंखें स्थिर हो जाती, उनकी श्वास धीमी और धीमी होती जाती, जब तक कि वह रुक न जाए। इसके बाद धीरे धीरे वे अपने परिवेश की चेतना में लौट आते। कहा गया है, उनके मित्र इन बातों को समझते थे और उनका ध्यान रखते थे। यदि वे किसी घर में मिलने के लिए जाते,
और बोलना भूल जाते, या यदि उन्हें किसी कमरे में शांत बैठे पाया जाता तो कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। हालांकि कभी कभी वे विचारों की श्रृंखला को तोड़े बिना किसी आगंतुक की सहायता के लिए उठ खड़े होते। इस प्रकार उनकी रुचि बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि भीतर केंद्रित रहती थी। उनके विचारों की गहराई और व्यापकता को समझने का एकमात्र साधन उनकी बातचीत ही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वामी जी ने अमेरिका में बड़ी संख्या में लोगों का विश्वास, सम्मान और यहां तक कि श्रद्धा भी अर्जित की। इनमें से कई लोग उनके कार्य के प्रति तन मन से समर्पित हो गए, उनके अनुयायी बन गए, जबकि कई उदार विचारधारा वाले ईसाई पादरियों ने उनकी गहरी प्रशंसा की और उनके उद्देश्य का समर्थन किया। फिर भी उनके व्यक्तित्व की सुंदरता, उनके मिशन, उनके शिक्षाओं की महानता की सराहना के बावजूद उनके सामने का मार्ग कभी भी आसान नहीं था। यीशु मसीह के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा, जिसकी जानकारी उनके सभी परिचितों को थी, उसके बावजूद यह लगभग अविश्वसनीय है कि वे लगातार सांप्रदायिक और कट्टरपंथी ईसाइयों द्वारा प्रताड़ित किए जाते रहे। ये लोग केवल उनके कार्य और दर्शन की आलोचना करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उनके चरित्र पर भी हमले किए। पिछले अध्याय में हमने देखा कि स्वामी जी के विरोधी कितने कटु थे और कैसे उनके आलोचक केवल तभी शांत हुए जब भारत में उनके पश्चिमी कार्य को सार्वजनिक मान्यता मिली। हालांकि उनके आलोचक उन्हें नुकसान पहुंचाने में असमर्थ हो गए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए हमने देखा कि 1895 की शुरुआत में क्रिश्चियन धर्म अपना चुकी हिंदू समाज सुधारक रमाबाई के ब्रुकलिन समर्थकों ने स्वामी विवेकानंद की सार्वजनिक निंदा की, क्योंकि उन्होंने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि हिंदू अपने बाल विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन यदि स्वामी जी के आलोचक हमेशा मौजूद रहे तो उनके समर्थकों की संख्या कभी कम नहीं रही और वे कभी पीछे नहीं हटे। वे जो उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक कौशल और उनकी निष्कलंक शुद्धता को पहचानते थे। उदाहरण के लिए ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लुइस जी जेंस ने रमाबाई सर्कल की महिलाओं के खिलाफ स्वामी जी का पक्ष लिया। उन्होंने ब्रुकलिन के प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों को सशक्त और प्रभावशाली पत्र लिखकर अपने शब्दों को हथियार बनाया। न्यूयॉर्क में स्थायी रूप से बसने से पहले स्वामी जी ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने प्रति गहरी श्रद्धा और शिष्यत्व की भावना के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रबल इच्छा थी कि कुछ व्यक्तियों को सन्यासी के रूप में दीक्षित किया जाए और उन्हें इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि उनकी अनुपस्थिति में वे उनके अमेरिकी कार्य को आगे बढ़ा सके। 2 व्यक्तियों ने पहले ही घोषित अनुयायी के रूप में उनकी शरण ले ली। हालांकि उन्हें तभी तक सन्यास में विधिवत दीक्षा नहीं मिली थी। इनमें से एक थी मैडम मैरी लुइस, जिनका अंतिम नाम ज्ञात नहीं है, और दूसरे थे लियोन लैंड्सबर्ग, जिन्होंने लगभग 2.5 महीने तक न्यूयॉर्क में वेस्ट 33rd स्ट्रीट पर स्वामी जी के निवास में उनके साथ रहते हुए उनके संगठनात्मक कार्य में सहायता की।
इन दोनों अनुयायियों का वर्णन सबसे अच्छे तरीके से न्यूयॉर्क हेराल्ड में उस समय किया गया जब 1895 की गर्मियों में उन्होंने संन्यास दीक्षा प्राप्त की। समाचार पत्र से उद्धृत करते हैं, स्वामी अभयानंदा एक फ्रांसीसी महिला है और पिछले 25 वर्षों से न्यूयॉर्क में रह रही है। उनकी कहानी अत्यंत दिलचस्प है। 1/4 सदी से वे उदारवादी हलकों में एक भौतिकवादी और समाजवादी के रूप में जानी जाती थी। 12 महीने पहले वे मैनहट्टन लिबरल क्लब की एक प्रमुख सदस्य थी। उस समय उन्हें प्रेस और मंच पर मैडम मेरी लुइस के नाम से जाना जाता था। वे एक निर्भीक, प्रगतिशील और उन्नत महिला थी जो गर्व से कहती थी कि वे हमेशा संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में और अपने समय से आगे रहती है। दूसरे शिष्य भी एक उत्साही व्यक्ति है। लोगों के साथ अपने व्यवहार में विवेकानंद जिस कौशल का प्रदर्शन करते हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने पहले शिष्यों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया। जय स्वामी विवेकानंद।